बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशी ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 की। 2001 में ये एक्ट बना और किसके लिए बना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भाई आपको पता चल चुका है, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए बना। एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं। एक्ट में क्या क्या बातें हो रही है, कौन कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया, स्पेशली उनको बोलते हैं की फीचर्स। तो सबसे पहले पॉलिसी फ्रेमवर्क देखेंगे एक्ट का, और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई कौन से की फीचर्स इसमें इंक्लूडेड है। चलो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से, यानी कैसे पॉलिसी बनाया गया। ओके, देखो इसका इंटेंशन क्या था, यहाँ पे दिया है विद द बैकग्राउंड ऑफ हाई एनर्जी सेविंग। सबसे पहला यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे बैकग्राउंड ऑफ हाई एनर्जी सेविंग। हाई एनर्जी सेविंग ये इंटेंशन था, पोटेंशियल एंड इट्स बेनिफिट्स, उस सेविंग से होने वाले बेनिफिट। भाई कैसा है, अगर सपोज घर में 10 रोटी खाने वाले हैं, लेकिन 10 वो क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा खा रहे हैं, यानी 10 जो खा रहे हैं ना टोटल मिलके, उसमें से एक दो लोग एक्स्ट्रा खा रहे हैं। अभी हो क्या रहा है कि वो कम खा के भी गुजारा कर सकते हैं, यानी पैसे बच सकते हैं, उधर रोटी भी बच सकती है, अनाज भी बच सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंटेंशन ये है कि खाना है बस। बट अगर हम सोचे कि चलो हम 3 के जगह 2 रोटी खा लेते हैं, जो कि पेट के लिए आरामदायक है, एंड ऑब्वियसली वी कैन डाइजेस्ट इट वेरी इजीली, क्विकली डाइजेशन होगा, इजीली होगा, और उससे स्टमक पे होने वाले जो इश्यूज है वो नहीं होंगे, राइट। तो अगर ऐसा सोचे तो ऑब्वियसली हम बहुत सारा अनाज सेव कर सकते हैं, पैसा भी सेव कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसको रोकना है, तो हमें सेविंग का एक ऑप्शन होता है, और वही एनर्जी कंजर्वेशन देता है हम लोग को। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो बेनिफिट्स उसके यही है कि यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट है वो बचेगा, और जो उससे होने वाले जो इफेक्ट्स है उससे हम बचे रहेंगे, राइट। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के बीच में का गैप भी यहाँ पे हमें रिड्यूस करना होता है, करना है, और यही इंटेंशन है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का। तो ये पहला और ये दूसरा यहाँ पे इंटेंशन हम देख रहे हैं, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। ऐसे कभी हो नहीं सकता कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो जाए, थोड़ा बहुत डेफिसिट हमेशा होता है, थोड़ा बहुत कम रहेगा ही, बट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रीच परफेक्शन। कोई आदमी जीवन में परफेक्ट नहीं होता, बट वो टुवर्ड्स परफेक्शन जा सकता है, सीढ़ी चढ़ चढ़ के टुवर्ड्स परफेक्शन जा सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। सो सप्लाई एंड डिमांड के बीच में का गैप भी ये ब्रिज कर सकता है, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल एमिशंस थ्रू एनर्जी सेविंग। भाई ये कैसे हो रहा है, सेविंग कर रहे हो तो कम यूज कर रहे हो, और ऑब्वियसली उससे जो जनरेशन है उसके ऊपर लोड नहीं आ रहा है, तो एमिशंस कम ही कर रहे हो ना, आपका रिक्वायरमेंट कम कर चुके हो, तो वो जनरेशन का जो एमिशन है जो जहां से थर्मल पावर प्लांट से हम ज्यादा खींच रहे थे, वो जरूरत कम हो जाएगी, डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, एंड ऑब्वियसली एनर्जी एमिशंस इन शॉर्ट। अभी इसमें बहुत सारी चीजें आती है, कार का यूज अगर कम कर दो, घरून आपण निघतो, दळण आणायला जायचंय, काढली स्कूटी, भाजी आणायला जायचंय, काढली स्कूटी, आपलं बुक आणायला जायचंय, नोटबुक काय जे पाहिजे तुम्हाला, ह्याला भेटायला जायचं, त्याला भेटायला जायचंय, हा काढली स्कूटी, हे थोडं बंद केलं ना, चालणं जरा वाढवलं, तो ऑब्वियसली वी कैन सेव द एनर्जी। ये बोल रहे हैं वो एमिशन, यानी कौन सा, वो गाड़ी चलाने के बाद वो जो एमिशन होता है ना, गैस आता है ना बाहर, SO2, उसका एमिशन हम कम कर सकते हैं, एंड दैट विल बी एनर्जी सेविंग। द इफेक्टिवली ओवरकम द बैरियर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया भाई इसने, हैज इनेक्टेड द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को, यहाँ पे 2001 में यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। द एक्ट प्रोवाइड मच नीडेड लीगल फ्रेमवर्क। इसमें क्या मिलने वाला है, लीगल है ये, लीगल फ्रेमवर्क। ऐसा नहीं कि हाँ एक्ट दे दिया है कोई कुछ भी करो, ऐसा। देयर इज अ लीगल अमेंडमेंट, लीगल फ्रेमवर्क है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द एम्बार्किंग ऑन एन एनर्जी एफिशिएंसी ड्राइव। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का मतलब भाई अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने कहा BEE है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी काम कर रही है किसके ऊपर, सेविंग के ऊपर, लेबलिंग कर रही है, स्टार रेटिंग दे रही है, BEE करती है ये। उसके बाद आपका मेडा है, महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है मेडा। उसके बाद MNRE है, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस भी है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसको हम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बोल सकते हैं, जो सब ये काम कर रहे हैं। जैसे एनर्जी मैनेजर मैंने बताया, एनर्जी ऑडिटर, ये लोग भी काम कर रहे हैं अंडर। तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, इस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू एनर्जी सेविंग को हेल्प कर रहे हैं।
अंडर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट क्या क्या आता है भाई इसमें? अंडर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, चलो बात हो रही है यहाँ पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, यानी शॉर्ट फॉर्म है BEE, हैज बीन एस्टेब्लिश्ड विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2002। कब एस्टेब्लिश हुआ? एस्टेब्लिश का डेट दे चुके हैं 1 मार्च 2002 को एस्टेब्लिश हुआ। तो 2001 नाम क्यों दिया? क्योंकि भाई एक्ट तो पहले ही बन चुका था, एस्टेब्लिश तब हुआ। तो हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, एस्टेब्लिश्ड का ईयर क्या है? 2002। ओके तो याद रखो इसको, बाय मर्जिंग अर्स्टवाइल एनर्जी मैनेजमेंट, मर्ज किया गया किसको? एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये जो एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर था उसको मर्ज करके बनाया गया किसको? BEE को। ओके द ब्यूरो वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी प्रोग्राम्स, इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी प्रोग्राम्स एंड दूसरा काम क्या बता रहा है? कोऑर्डिनेशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्टिविटीज। अभी कैसा है ये फंक्शंस है एक्चुअली BEE के, तो जो हमें और डिटेल में देखने हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोंट वरी अबाउट इट। ये जो जस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर जो आ रहा है, जो छोटा मोटा आ रहा है ना, उसको बस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो ये दो मेन काम है, पहला तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी प्रोग्राम्स, ये जो पॉलिसी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करेंगे हम, यानी LED बल्ब का ये करना, प्रमोशन करना, एनर्जी कंजर्वेशन के बहुत सारे एक्टिविटीज है उनको प्रमोट करना, लोगों तक पहुंचना, कैसे इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट यानी चोरी को कैसे रोका जा सकता है, वहां घर तक जाना और बताना। ये जो डिजिटल एनर्जी मीटर है ना, स्मार्ट मीटर आ रहा था, स्मार्ट मीटर बहुत सारी जगह पे लग चुका है, तो वो जो सिम कार्ड वाला स्मार्ट मीटर है वो भी एक पार्ट है इसका थेफ्ट को रोकने का। सो ये कोऑर्डिनेशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्टिविटीज को करना, ये सब ये काम करते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स, यस वी आर कमिंग टू यू, इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात होगी अभी। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स को। तो ये सबसे पहला फीचर है भाई स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग। सबसे पहला फीचर क्या है सर? सबसे पहला फीचर है स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग। चलो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसको। स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग के अंदर क्या क्या आता है? देखो स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग का मतलब क्या है? जिसमें हम लोग जो चीज यूज कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड का होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब लोकल कंपनी, चाइनीज माल नहीं होना चाहिए। अगर चाइनीज है तो ऑब्वियसली वो एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा करेगा, श्योर शॉट। कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ है, इसलिए सस्ते का माल रास्ते पे बिक रहा है, और ऑब्वियसली उसके वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एनर्जी लॉस हो रहा है आपका, अल्टीमेटली कंट्री का लॉस है। तो भाई ये है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हम सिलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से उसको लेबल करते हैं स्टैंडर्ड। ये कंपनी से लो, फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको पता है, उसमें जैसे दवाइयां होती है यही कंपनी की लो, क्योंकि बहुत सारी दवाई से अभी आप रिसेंटली सुना होगा कफ सिरप की वजह से बहुत सारे छोटे बच्चों की मौत हो गई। तो कैसा है, ये स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल में क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि अगर उसमें अगर स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग नहीं है तो भाई ये टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हुआ होगा, मे बी उससे शॉक लग सकता है, उससे आपको रेडिएशन इफेक्ट से आपको तकलीफ हो सकती है, कैंसर हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो दिखाई नहीं देती, हिडन वाली चीजें, बट हो सकती है। इसलिए स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग गवर्नमेंट थ्रू है भाई। कुछ प्रॉब्लम हो गया तो गवर्नमेंट के ऊपर हम हाथ ये कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था तो भी देखो इसमें ऐसा प्रॉब्लम है। Has been identified as a key activity for energy efficiency improvement. So the S&L program were in place would ensure that only energy efficient equipment and appliance would be made available to the consumer. Only energy efficient, सिर्फ और सिर्फ energy efficient equipment and appliance ही कंज्यूमर को मिलना चाहिए। बस मैं लिख रहा हूं 3 स्टार रेटिंग, मैं लिख रहा हूं 4 स्टार 5 स्टार, तो भाई कंज्यूमर के ऊपर है, 3 स्टार का लेना है 4 स्टार का 5, लेकिन तीनों भी ओके है, आप ले सकते हो। 5 स्टार लोगे तो भाई आपको फायदा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका एनर्जी सेविंग होने वाला है। पहला कॉस्ट जरूर ज्यादा जाएगा और चीज भी इफिशिएंट रहेगी, लाइफ ज्यादा रहेगा जो भी इक्विपमेंट आप लोगे उसका। अगर 5 स्टार रेटिंग है तो वो BEE आपको देख के देता है, चलो भाई ले लो, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है किसको आपको लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें क्या है और देखो, the main provision of the EC Act on standards and labeling। तो ये standards and labeling के अंदर क्या क्या प्रोविजन आते हैं भाई? चलो देखते हैं यहाँ पे what will be the provisions। पहला, evolve minimum energy consumption and performance standards for notified equipment and appliance।
यानी जो भी आप नोटिफाइड इक्विपमेंट अप्लायंस है ना, उसके लिए जो भी आप स्टैंडर्ड बनाओ वो नोटिफाइड होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये पहला पॉइंट। चलो, उसके बाद प्रोहिबिट मैन्युफैक्चरर सेल एंड इंपोर्ट ऑफ सच इक्विपमेंट विच डज नॉट कंफर्म टू द स्टैंडर्ड्स। प्रोहिबिट के ऊपर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी के ऊपर मैं कीवर्ड को अंडरलाइन करता हूं, यहाँ पे प्रोहिबिट, यानी जो भाई सस्ते कमल रस्ते वाला जो चीज है जिसके वजह से हम लोग को प्रॉब्लम आ सकता है, हमारा लॉस हो सकता है, एनर्जी सेविंग नहीं होगा, उसको हटा दो, प्रोहिबिट करो, मनाही करो। तीसरी चीज, introduce a mandatory labeling scheme for notified equipment appliances to enable consumers to make informed choices। ये कंपलसरी है भाई, कंपलसरी है कि उसके ऊपर जो देखो कोई भी चीज हम लेते हैं ना, तो उसके ऊपर चेक करना चाहिए क्या ISO है क्या नहीं, क्या नहीं। बड़ी बड़ी चीज, छोटी छोटी नहीं, कंगी लोगे उसके ऊपर ढूंढते बैठोगे, ऐसा मत करो, पेन के ऊपर ऐसा नहीं, छोटी छोटी चीजें जिससे इफेक्ट नहीं होता वो नहीं, जो बड़ी बड़ी चीजें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात हो रही है यहाँ पे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट वी शुड चेक द स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग ऑन दैट, सो दैट वी विल बी कंफर्म टू द we can say features or we can say the advantages of that particular equipment, और कंफर्म करके हम वो ले लेंगे, so that we will not be in fear factor। चल आगे, disseminate information on the benefits to consumer, यानी जो भी आपके बेनिफिट्स है ना, कंज्यूमर को जो बेनिफिट होने वाले हैं वो भी आपके उसमें दिखने चाहिए। क्या क्या होगा भाई, यानी जैसे चौक लेते हो तो चौक के ऊपर डस्टलेस लिखा होता है, डस्ट है तो भी लिखा होता है, तो वो स्टैंडर्ड्स लेबलिंग में नहीं आता इसलिए, बट ऐसा ही फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूं, तो ऐसे होना वहां पे चाहिए। चलो उसके बाद नेक्स्ट व्याख्या हम लोग को देखनी है, नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग को देखनी है भाई। क्या है नेक्स्ट डेफिनेशन? डेजिग्नेटेड कंज्यूमर, ये सेकेंड फीचर है। पहला हो गया स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, अभी देखना है डेजिग्नेटेड कंज्यूमर, ये क्या भाई, ये कौन है, क्या है ये? The main provisions of the EC Act on designated consumers are, चलो क्या है मेन यहाँ पे प्रोविजंस? पहला, the government would notify energy intensive industries, याद रखो इस वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी ऐसे इंडस्ट्रीज जो प्रभाव डालते हैं, बड़े बड़े HP पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम का बताया, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल में है ना क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स, L&T, लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T, आपका ऐसे बड़े बड़े कंपनीज जो कि इंटेंसिव आते हैं। जिंदाल स्टील कितना बड़ा उसका प्रोजेक्ट होता है, तो बहुत बड़ा होता है। तो ये जो है ना एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, ये हमारा इसी कहता है कि भाई ये जो है ना इनको नोटिफाई करो, यानी इनको स्पेसिफिक, या ना इनको ना स्पेसिफिकली आपको याद रखना है। ओके, एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट एज अ डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स, Schedule to the Act provides list of designated consumers, जिसमें प्रोवाइड किया जाता है लिस्ट को प्रोवाइड किया जाता है, याद रखो लिस्ट होता है BEE के पास, which covered basically energy intensive industries, रेलवेज है जिसमें, यस गवर्नमेंट के अंदर जो है उनकी बात की जाए तो गवर्नमेंट के अंदर रेलवेज आती है, पोर्ट ट्रस्ट आता है, बहुत बड़ा पोर्ट ट्रस्ट, ट्रांसपोर्ट सेक्टर आता है, पावर स्टेशंस आते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी आती है, एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, मॉल्स वगैरह सब, और एस्टेब्लिशमेंट्स, ये सब आते हैं इस लिस्ट के अंदर जो कि डेजिग्नेटेड कंज्यूमर कहलाते हैं। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। चलो आगे, दिस डेजिग्नेटेड कंज्यूमर टू गेट एन एनर्जी ऑडिट कंडक्टेड बाय एन एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर। एक्रेडिटेड का मतलब यहां पे समझो, एक्रेडिटेड कब होता है ना, कोई भी बंदा एक्रेडिटेड कब होता है? जब उसको एग्जाम पास करके एनर्जी ऑडिटर बनाया गया है, एग्जाम पास करके, इसकी एग्जाम होती है एक्रेडिटेड, BEE इसके एग्जाम कंडक्ट करता है, उस एक्रेडिटेशन का यहाँ पे मतलब भी देखो समझाया होगा, लेकिन याद रखो यहाँ पे समझाया नहीं है। देखो यहाँ पे एक्रेडिटेड का मतलब होता है जो सर्टिफाइड है भाई, पास, एनर्जी ऑडिटर एग्जाम पास, वही बंदा पास, यानी उसको पास करना इतना इजी नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो बंदा जाके चेक करेगा, क्या चेक करेगा? इंस्पेक्शन करेगा किनका, ये एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है ना, ये सही काम कर रही है नहीं कर रही है, ज्यादा पोल्यूशन तो नहीं बना रही है, यानी आपका जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वो बड़ा तो नहीं है, नॉइस पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सो ऑल दोस थिंग्स विल बी चेक थ्रू दिस मैकेनिज्म। तो
ये जो है ना बंदा, इसको अपॉइंट करते हैं, ऑडिट, एनर्जी ऑडिट यहाँ पे किया जाता है, कंडक्टेड बाय एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर। चलो, एनर्जी मैनेजर्स क्या काम कर रहे हैं? देखो, एनर्जी मैनेजर, जैसे हमने दो चीजों को डिस्कस किया था, एनर्जी ऑडिटर, एनर्जी मैनेजर। तो अभी एनर्जी मैनेजर क्या करेगा? फिर ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट बना दिया, दे दिया किसको? मैनेजर को, यानी कंपनी को दे दिया। किस कंपनी को? एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को। विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड और डेजिग्नेटेड बाय द डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स। तो भाई ये जो डेजिग्नेटेड वाला चीज है ना, इसको याद रखो। डेजिग्नेटेड यानी नामकरण। भाई कैसा है ना, एनर्जी ऑडिटर सर्टिफाइड था तो उसने रिपोर्ट दे दिया कंपनी को। अभी कंपनी जो है ना उसका काम स्टार्ट करेगी, तो एनर्जी मैनेजर को अपॉइंट करेगी और एनर्जी मैनेजर को कंपनी वो अपॉइंट कर सकती है। वो ये बता रहे हैं कि डेजिग्नेटेड होना चाहिए, तो यहाँ पे एनर्जी मैनेजर का काम स्टार्ट हो गया। डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स वुड कंप्लाई विद नॉर्म्स, नॉर्म्स के हिसाब से चलेंगे, एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना होता है, यानी इसको यूएन को यानी जवाब देना होता है कि भाई यूएन में ये जवाब देना होता है कि आपने, भाई देखो कैसे, आपको पता है चीजें होती है लेकिन कोई ध्यान देता है कोई नहीं देता। बट कार्बन एमिशंस के बारे में आपको पता है, रिसेंटली 5 to 10 ईयर्स से बहुत बवाल चल रहा था इंडिया और चाइना के ऊपर, यानी बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन और उनको पनिशमेंट्स दी गई थी। तो पनिशमेंट लेना ये नहीं लेना उन कंट्री के ऊपर डिपेंड होता है। यूएन इज जस्ट अ फॉर्मल बॉडी है ये, बट इसके ऊपर काम होना चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो कार्बन एमिशंस बहुत बढ़ चुका है, आप देखोगे पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है। चाइना में तो बहुत है, लेकिन कैसा है, वो पानी मार के ऐसा फवारा ये करके उससे वो पोल्यूशन कम कर देते हैं। बट इंडिया में इट्स अ मेजर इशू, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल का भी इतना फैसिलिटीज नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो हमारा जो यहाँ पे ब्रीदिंग एक्टिविटी है उसको यहाँ पे बाधा डालता है, और ब्रीदिंग एक्टिविटी अगर प्रॉपर नहीं है तो क्या है फिर, किसके लिए जी रहे? सो दिल्ली में जाओगे तो इतना एयर पोल्यूशन बढ़ चुका है। 1000 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, पता है आपको? एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 100 से 150 से ज्यादा गया तो डिफिकल्ट होता है वहां पे ब्रीथ करना। और घर घर में ऐसा वहां पे मशीन्स लगाया हुआ है वो जो एयर यानी प्योर एयर अंदर भेजे। सो ऐसी चीजें हो रही है जिसकी वजह से ना द लाइफ ऑफ द पब्लिक विल बी थ्रेटन्ड, एंड ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व कि हर एक चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर हो गया। आगे नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी मैनेजर्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ एनर्जी ऑडिटिंग फर्म। देखो वही मैंने बात की थी, ये कैसे करते हैं देखते हैं। चलो सर्टिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, कैसे करते हैं सर्टिफिकेशन? देखो द मेन प्रोविजन, the main activities in this regard as envisaged in the act are, क्या है मेन एक्टिविटीज? मेन एक्टिविटीज क्या है इसके अंदर? a cadre of professionally qualified energy managers, professionally qualified कहा है, and auditors, professionally qualified with expertise in policy analysis, project management, financing and implementation of energy efficiency projects। देखो ये सिर्फ टेक्निकल बंदे नहीं है, टेक्निकल नहीं है ये, इनको फाइनेंसिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स का अनुभव होना चाहिए। तो एज ए इंजीनियर जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो ऐसा नहीं है सिर्फ आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंस यानी आपको परचेस में भी बिठाया जाएगा। बैठ कर देख कैसे परचेस करता है, कितने का माल होता है। तो जब आप एस्टिमेशन में बैठोगे तो ज्यादा खर्चे का माल नहीं लोगे, क्योंकि भाई आपको पता है ये माल सस्ता है, इसको लेना चाहिए। तो ये सारा चीज होता है भाई, ये जो होता है ना, ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज हाउ मच वी कैन से कॉन्फिडेंट यू आर ऑन, हाउ मच ऑलराउंडर यू आर इन ऑल द एक्टिविटीज। चलो आगे वुड बी डेवलप थ्रू द सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन प्रोग्राम होते हैं इनके, इनसे ये जो एक्सपर्ट है ना ये बनाए जाते हैं, एनर्जी मैनेजर एंड एनर्जी ऑडिटर। BEE टू डिजाइन ट्रेनिंग मॉडल्स, BEE डिजाइन करता है भाई, ट्रेनिंग मॉडल बनाता है इनके, एंड कंडक्ट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा था, फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी मैनेजर्स एंड एनर्जी ऑडिटर्स। यानी देखो सर्टिफिकेशन देना है तो देने का काम जो है वो BEE कर रहा है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी कर रहा है, और वो नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। सो इट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग फॉर दैट एनर्जी मैनेजर एंड एनर्जी ऑडिटर, जो आपके डेजिग्नेटेड कंज्यूमर के यहाँ पे जाके एनर्जी सेविंग करने वाले हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स को जानते हैं। चलो डिटेल में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स को पढ़ते हैं। ECBC शॉर्टकट में इसको बोला जाता है,
द मेन प्रोविजंस ऑफ द ईसी एक्ट आर, क्या है भाई इसमें मेन प्रोविजन ईसीबीसी में? The BEE would prepare guidelines for energy conservation building codes. Again BEE का रोल है, देखो गाइडलाइंस बनाना ईसीबीसी के लिए। अभी ईसीबीसी है क्या? This would be notified to suit local climate conditions or other compelling factors. Compelling यानी जो त्रासदायक रह सकते हैं, जो कि डिफिकल्टी लेवल हाई कर सकते हैं उस डेजिग्नेटेड कंज्यूमर का। देखो दो चीजें यहाँ पे, क्लाइमेट कंडीशंस ऑब्वियसली हार्मफुल होती है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए, राइट। दूसरी चीज, एक तो कंपेलिंग फैक्टर्स, दूसरे कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम आ जाए उस इंडस्ट्री में, बराबर है। बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट्स फॉर कमर्शियल बिल्डिंग्स इरेक्टेड आफ्टर द रूल्स रिलेटिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स हैव बीन नोटिफाइड। तो एनर्जी कंजर्वेशन यानी बिल्डिंग कोड्स यानी का मतलब जो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर आपने सिलेक्ट किया है उसी के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स आते हैं, उसी के अंदर जो वहां पे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है, उसी के अंदर जो वेरियस चीजें आती है, वो कमर्शियल हो नॉन कमर्शियल हो, सबके लिए ये कोड होते हैं जो गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर ईसीबीसी के अंदर गाइडलाइंस आती है, तो ये किसके हिसाब से होती है? टू सूट लोकल क्लाइमेट कंडीशंस, टू सूट लोकल क्लाइमेट कंडीशंस और अदर कंपेलिंग फैक्टर्स, इनको सूट करने के लिए के हिसाब से वो गाइडलाइंस दी जाती है। तो यहाँ पे आप देखो कि कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स हैव बीन नोटिफाइड, इन एडिशन दिस बिल्डिंग शुड हैव, अभी क्या क्या है इसमें देखो, अभी ये ईसीबीसी कोड तो बनाएंगे हम, क्या ईसीबीसी कोड बनाएंगे? सपोज ऐसा है कि भाई आपका जो चिमनी है, सपोज थर्मल पावर प्लांट है, उसका चिमनी है, उसका चिमनी का जो नोज है, एंड का जो नोज होता है वो थोड़ा बड़ा कर रहा है, बड़ा रखो, ऐसा किसने कहा? BEE ने कहा, ईसीबीसी थ्रू, बराबर है। अभी ये करना किसका काम है? उस पर्टिकुलर थर्मल पावर प्लांट का, जिसका भी वो है, रिलायंस का है और व्हाटएवर। बट उसके बाद भी क्या है ना, बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें और भी आती है, ये तो नॉर्मल ईसीबीसी है। बट यहाँ पे इन एडिशन दिस बिल्डिंग शुड हैव अ कनेक्टेड लोड ऑफ, इसका कंडीशन ये है कि ये कहां पे अप्लाई होगा? ईसीबीसी। तो अ कनेक्टेड लोड ऑफ 500 किलोवाट, यानी जहां पे टोटल लोड जो है 500 किलोवाट और कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ऑफ 600 केवीए एंड अबोव, जहां पे है 500 किलोवाट का डिमांड जहां पे है, और या फिर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जो है, डिमांड होता है मैक्सिमम डिमांड, वो 600 केवीए तक है ना, वहां पे भाई, वहां पे हम ये ईसीबीसी को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? एंड आर इंटेंडेड टू यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस, राइट। एनर्जी ऑडिट हमारे घर में कितना होता है? 500 किलोवाट, यानी कितना अंदाजा आपको पता है? 500 किलोवाट का मतलब यानी जैसे हमारे घर में कितना है, 3-4 किलोवाट, 5 किलोवाट तक रहता है हमारा लोड, तो सोचो 300 यानी कितना इंटेंसिव इंडस्ट्री रहेगा, राइट। चलो आगे, एनर्जी ऑडिट फॉर स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड कमर्शियल बिल्डिंग कंज्यूमर्स वुड आल्सो बी प्रिस्क्राइब। ओके, चलो ये इसमें कुछ नहीं है, दम नहीं है। लास्ट देखते हैं, लास्ट जो यहाँ पे हम देखेंगे, दैट इज सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड। सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड क्या है? ये देखो, ये फंड है, इससे पता चल रहा है आपको। तो भाई ईसी एक्ट प्रोविजंस इन दिस केस आर, क्या है? द फंड वुड बी सेट अप एट द सेंटर टू डेवलप द डिलीवरी मैकेनिज्म फॉर लार्ज स्केल एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज। यानी फंड क्यों है, क्यों चाहिए ये, इसको BEE को ये फंड क्यों देना चाहिए? क्योंकि भाई इसको काम करना है, BEE को, कंपनीज को उसको सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, एनर्जी मैनेजर, एनर्जी ऑडिटर को बिठाना है उधर, उसके बाद डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स को का सिलेक्शन करना है, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, उसके लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा है तो सब है, तो वैसे ही यहाँ पे फंड की जरूरत है। तो मैकेनिज्म को बनाना है फॉर लार्ज स्केल एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज टू डेवलप, यहाँ पे मैं कीवर्ड को अंडरलाइन करता हूँ, एज अ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ एनर्जी सर्विस कंपनी। प्रमोशन, ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन को प्रमोट करना है, प्रमोशन करना है आपको, जो भी आप एनर्जी सेविंग कर रहे हो उसका इंटेंशन क्या है, उसका पॉलिसी फ्रेमवर्क, BEE क्या काम करता है वो समझना चाहिए। जैसे सपोज यहाँ पे टीचिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, टीचिंग वेरियस टीचिंग क्लासेस है, बट उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनको एक साथ लाना है, तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसके पास फंड हो और सारों को कलेक्ट करके, सारों को एक साथ करके वहां पे कुछ एक्टिविटीज की जाए। वैसे यहाँ पे ये एक्टिविटीज वहां पे की जाती है, सो दैट इज थ्रू द फंड।
द फंड इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ थ्रस्ट टू R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी देता है, एंड वी कैन से डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑर्डर टू बूस्ट मार्केट पेनिट्रेशन ऑफ एफिशिएंट इक्विपमेंट। यानी एफिशिएंट इक्विपमेंट जो है ना, वो एफिशिएंट इक्विपमेंट लोगों तक पहुंचे, उस एफिशिएंट इक्विपमेंट का जो लेवल है वही रखने के लिए यहाँ पे R&D भी करवाते हैं। R&D भी यहाँ पे की जाती है कि कैसे हाउ वी कैन प्रमोट इट, हाउ वी कैन टेक इट टू द दैट लेवल, एट ग्राउंड लेवल को कैसे लेके जा सकते हैं। जैसे एलईडी बल्ब का आपको पता है बहुत बड़ा कैंपेन चला था। एलईडी बल्ब जो है ना गांव-गांव, एकदम गांव-गांव तक पहुंचे थे, तो उसका कैंपेन था, वो बहुत सस्ते में भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे जगह पे बेचे हैं एलईडी बल्ब को। तो यहाँ पे यही चीज है कि दे हैव टू रीच टू दैट पर्टिकुलर पीपल, सो R&D करना है, इसलिए फंड यहाँ पे नेसेसरी है। And appliances, it would support the creation of facilities for testing and development to promote consumer awareness. So all thing goes to the R&D, जहाँ पे ये फंडिंग की जरूरत होती है, and therefore all those are nothing but the Energy Conservation Act provisions, key features जो इनके अंदर आती है। So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you very much.